सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ये हिंदी पेडागोजी की क्वेश्चंस की सीरीज भी अपन कंटिन्यू रख रहे हैं, जिसमें आज ये लगभग 30 करीब वीडियो हो चुके हैं। ये 30-31वां वीडियो होगा और इसके पहले के वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में देखें, जहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्टें अलग अलग हैं। ये प्लेलिस्ट हिंदी पेडागोजी की है, जिसमें आप लोग सीधे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस देख पाएंगे, और संस्कृत पेडागोजी की अलग है, जहाँ पर 80 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। और भी मैथ्स पेडागोजी के लिए भी, जिसमें केवल पेडागोजी ही है, तो वो आप क्वेश्चंस जरूर लगाएं, क्योंकि वर्तमान में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। और वहाँ पर लगभग 10 से 12 साल पहले तक जो प्रश्न पूछे गए हैं संस्कृत पेडागोजी आदि के, तो वो सारे के सारे अपलोड हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए आज के इन प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। तो देखिए, कहानियों के बारे में पूछा है कि कहानियाँ किस प्रकार से सहायक हैं बच्चों के भाषा विकास में। ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं क्या, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो किस प्रकार सहायक हैं पूछा है, तो ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं क्या, तो ये तो ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि ही लग गया जहाँ पर, वहाँ थोड़ा सा डाउट हो जाता है। आगे, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, तो बिल्कुल से गलत है। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन कहानियाँ बच्चों के में पूछा है, बच्चों के भाषा विकास में। आगे, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनशीलता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं, तो हाँ ये करेक्ट रहेगा आंसर। जो कहानियाँ होती हैं, कहानियाँ बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ाती हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ पर सोचने लग जाता है, और जो पात्र होते हैं उन पात्रों में अपने आप को फील करता है कि मैं ये हूँ, तो या फिर मैं इस प्रकार से हो सकता हूँ। तो सृजनशीलता का भी विकास होता है और चिंतन शक्ति को भी बढ़ाती हैं ये, तो सही उत्तर रहेगा चौथा वाला। दिया हुआ है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी है। तो देखिए, भाषा की कक्षा की चर्चा चल रही है और कौन सी शिक्षण युक्ति कम प्रभावी है, नीचे युक्तियां दी हुई हैं। पहली युक्ति दी है कि उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, या फिर बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा करना, या फिर दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। तो देखिए, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावशाली होगी, तो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि को पढ़वाना। तो ये तो ज़्यादा ठीक नहीं है, ऊपर के चारों ऑप्शन ज़्यादा प्रभावी हैं इसकी अपेक्षा, तो चौथा रहेगा सही उत्तर अपना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर की चर्चा हो रही है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, या फिर दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है। चलिए, मैं एक ऐसा करूंगा कि एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ता चलूंगा, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है प्रश्न, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे कि क्या रहेगा। क्वेश्चन भी आप लोग टाइप कर दें और वहां पर उत्तर भी आप लोग लिखेंगे कमेंट में कि इसका उत्तर सही ये रहेगा, और अगले वीडियो में फिर मैं इसका सही उत्तर बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः स्वर पठन किया जाना अपेक्षित है। तो देखिए, स्वर में पठन किया जाना किस विधा का अपेक्षित है, ये प्रश्न भी कई बार आया है, लेकिन अलग अलग ढंग से पूछा गया है। जीवनी, तो जीवनी तो अपन स्वर में पाठन नहीं करेंगे, आत्मकथा भी नहीं करेंगे और निबंध भी नहीं। तो एकांकी है एक ऐसी चीज जिसे स्वर में पठन किया जाना अपेक्षित है। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि, किस बात पर बल देता है, बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं, पहला। बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए, दूसरा। या फिर व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है, तीसरा। या फिर
समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे ही नियम बना लेते हैं। तो क्या रहेगा इसका सही उत्तर? देखिए, भाषा शिक्षण के निर्माणकारी उपागम के बारे में यहां पर पूछा है, तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि भाषा शिक्षण की चर्चा है तो भाषा शुद्धता पर ज्यादा बल दिया जाएगा। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, भाषा शिक्षण का उद्देश्य यहां पर नहीं है पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पहला, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, या फिर मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग करने पर बल। तो देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यह आपको यहां पर बताना है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा? तो सही उत्तर रहेगा ये चौथा वाला कि मुहावरेदार भाषा का अनिवार्यतः प्रयोग। देखिए, अनिवार्यतः दे दिया यहां पर, तो ये कहीं से भी उद्देश्य नहीं लगता कि अनिवार्यतः मुहावरे के प्रयोग पर बल देना। तो सही उत्तर रहेगा चौथा वाला। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः पर निर्भर करती हैं। तो जो भाषा शिक्षण की विधियां हैं वो किस पर निर्भर करती हैं, ये बताना है। शिक्षा पद्धति पर निर्भर करती हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है लक्ष्य भाषा पर निर्भर करती हैं, या फिर समय अवधि पर, या फिर बच्चों का स्तर और आयु और प्रकरण। तो यहाँ यही जो चौथा दिया हुआ है डायरेक्ट सही उत्तर है। जो भाषा शिक्षण की विधियां हैं ये मुख्यतः बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर निर्भर करनी चाहिए, यही रहेगा सही। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि कैसी है? मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, पहला ऑप्शन। मातृभाषा की उपेक्षा करती है, दूसरा ऑप्शन। मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, या फिर लक्ष्य भाषा को ही श्रेष्ठ सिद्ध करती है। तो भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि के बारे में पूछा है कि भाषा शिक्षण की अनुवाद विधि जो है वो क्या करती है? तो ये मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, ये वाला थर्ड रहेगा सही। आगे चलते हैं। कहानी शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो कहानी शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन पहला दिया है शब्द भंडार का विकास करना, कल्पनाशील का विकास करना, या फिर कल्पनाशीलता का विकास करना, और सृजनात्मकता का विकास करना। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, मतलब कि ये तो पक्ष शामिल हैं, लेकिन चौथा अलग है। भाषा के लिखित रूप से परिचय, मतलब कि भाषा को लिखित रूप से परिचय देना, तो ये बिल्कुल से अलग हो जाएगा। और कहानी कथन के उद्देश्यों में ये पक्ष शामिल नहीं होगा, चौथा सही रहेगा। आगे दिया हुआ है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, जो कविता शिक्षण के बारे में पूछा है कि कविता शिक्षण में कौन सा तत्व है जो उसे गद्य से अलग करता है? तो कविता में पहला ऑप्शन दिया हुआ है भाषा सौष्ठव की महत्वता, बिल्कुल ठीक। शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा प्रयोग की छटाएं, तो ये तीनों तो एक से ही हैं। लेकिन जो गेयता है, ये मतलब कि गाना, गद्य को गाया नहीं जा सकता लेकिन कविता को गाया जा सकता है, ये इसको अलग करता है उससे। आगे, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने और सिखाने के उद्देश्य के बारे में पूछा है कि भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या है? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, पहला ऑप्शन है। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, दूसरा। अपनी बात कहना सीखना, तीसरा। या फिर दूसरों की बात समझना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होगा? सेकंड वाला ये रहेगा सही कि विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब के सब क्या है? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। भाषा सीखने सिखाने और आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धतियां हैं, या फिर केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो क्या है ये सब? प्रश्न पूछना आदि। तो सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं ये।
दूसरा वाला सही होगा। हाँ, ये प्रश्न छूट रहा था। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। क्या है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, पहला ऑप्शन है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, या फिर दूसरों की बात समझना सीखना। तो क्या होगा सही? अपनी, ध्यान से, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य पूछा है कि भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो सेकंड ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्या रहेगा सही? विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? तो अर्थ की गहनता को समझने के लिए कौन सी पद्धति सहायक है? द्रुत पठन तो सहायक है नहीं, धीमा पढ़ना भी सहायक नहीं है, और सस्वर पठन भी सहायक नहीं है। तो जब अर्थ की गहनता को समझने की बात आती है तो जो मौन पठन है, मौन पठन में बालक ध्यान से पाठ को पढ़ करके और अर्थ की गहनता को समझ सकता है, और यही पद्धति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे, मंजू कक्षा 8वीं, ध्यान से, मंजू कक्षा 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, और इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? देखिए, मंजू है वो कक्षा 8वीं की क्लास को हिंदी पढ़ा रही है, तो उसे क्या प्रयास करना चाहिए? क्या अलंकार समझाना, या छंद समझाना, या फिर स्वर पढ़ाना, या फिर साहित्यिक विधाओं का परिचय? तो देखिए, कक्षा 8वीं की चर्चा है तो साहित्यिक विधाओं का परिचय जो है ये सही रहेगा। आगे चलते हैं। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला दिया हुआ है, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। बिल्कुल, ऑप्शन पहला ही सही दिख रहा है। आगे चलते हैं। बोल बोल कर पढ़ना गलत है। द्रुत गति से पठन कराना यह भी गलत है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना। या मौन पठन कराना, तो मौन पठन तो सस्वर पठन में होता ही नहीं, वैसा कि अपन मौन पठन पर ज़्यादा जोर दें, तो उद्देश्य तो ये नहीं होगा। तो यही रहेगा सही उद्देश्य कि सस्वर पठन का उद्देश्य यही होता है, बच्चा अपने स्थान पर खड़ा हो, उसको पढ़े और पढ़ने से उसकी झिझक समाप्त हो। आगे, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता कैसी होती है? बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। एक बार और प्रश्न देख लें। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया है, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो सही उत्तर रहेगा चौथा ही, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। आगे, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? देखिए, कविता शिक्षण की चर्चा की जा रही है कि कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? कविता में अलंकारों की पहचान, ऑप्शन पहला है कविताओं में अलंकारों की पहचान। कविता का भाव विश्लेषण, तीसरा है कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, या फिर कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति। तो यही रहेगा सही, मतलब कि सबसे ज़्यादा महत्व देंगे हम इसको रसानुभूति हो। और कविता शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा पद्य शिक्षण का, कि रसानुभूति और भावपूर्ण पठन ये दोनों। तो ये रहेगा सही, जो चौथा है ये। आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे कैसे होते हैं? भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं? तो आने से पूर्व तो वो समझ नहीं रखेंगे। भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ज्ञान ना रखते हो, थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं वो। आगे, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, या फिर सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं? तो ये भी गलत हो जाएगा, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं कि क्या पढ़ाते समय आप मौन पठन को ज़्यादा महत्व देंगे? तो क्या पढ़ाते समय आप मौन पठन को ज़्यादा महत्व देंगे? ऑप्शन पहला है निबंधात्मक कहानी, संवादात्मक कहानी। तो कहानी पढ़ते समय मौन पठन को तो अपन ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, क्योंकि कहानी पढ़ रहे हैं कोई सुनेगा नहीं, फिर क्या मजा आएगा।
कविता तो होती नहीं मौन पठन में, क्योंकि सस्वर पठन होगा उसमें, जब तो बच्चे को मजा आएगा, अच्छा लगेगा और अर्थ ग्रहण होगा। एकांकी भी मौन पठन में नहीं पढ़ी जाएगी। तो निबंध एक ऐसा है जिसमें अपन मौन पठन को महत्व दे सकते हैं, यही होगा सही। आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया कैसी है? अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा की कक्षा में ही संभव है, या फिर घर में संभव नहीं है, या फिर विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के बारे में पूछा है कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो कैसी है। तो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया चौथा रहेगा सही, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी यह संभव है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतने ही प्रश्न रहने देते हैं। आगे वीडियो में पुनः इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण हिंदी भाषा शिक्षण के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, हिंदी पेडागोजी के बारे में चर्चा करेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग यदि पहली बार चैनल पर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे उनके पास भी ये वीडियोस पहुंच जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।